नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। प्रणब मुखर्जी उन दिनों वित्त मंत्री हुआ करते थे। एक रोज आधी रात प्रणब मुखर्जी के घर के फोन की घंटी बजी। फोन उठाने पर उधर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कपकपाती आवाज में मदद मांगी। संकट के दौर में शेख हसीना का पहले कॉल वैसे तो पीएमओ जाना चाहिए था, लेकिन प्रणब दा बंगाल से आते थे। उनकी शेख हसीना से पुरानी जान पहचान थी, इसलिए उन्होंने सीधा उन्हें फोन मिलाया। प्रणब मुखर्जी को ये अंदाजा लग गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है या होने वाला है। ये साल 2009 की बात है, लेकिन अभी तो 2024 का साल चल रहा है। सेना का देश के प्रधानमंत्री को पौन घंटे का अल्टीमेटम सामने आया। लाखों की भीड़ प्रधानमंत्री आवास की तरफ कूच करती नजर आई। आपके पास 45 मिनट है, चाहे तो आप देश छोड़कर भाग सकती है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का इस्तीफा होता है। 5 जुलाई को भारत अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 5 साल पूरे होने के अवसर पर जम्मू कश्मीर के हालात और जश्न की खबरों में डूबा ही था कि दिन भर की गहमा गहमी के बीच एक कोड AJAX 1431 सामने आया। यह बांग्लादेश की राजधानी ढाका से उड़े C-130 हरकुलस एयरक्राफ्ट का कॉल साइन था। दरअसल प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ती भीड़ और सेना के अल्टीमेटम के बीच ढाका से सेना का एक विमान उड़ता है और शेख हसीना को लेकर भारत के हिंडन एयरबेस पर लैंड होता है। बांग्लादेश में सरकार सेना के हवाले हो गई। सेना के ही नियंत्रण में अंतरिम सरकार का गठन होने वाला है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। सेना ने बांग्लादेश में घुसने की कर ली थी तैयारी। शेख हसीना जब ढाका से टेक ऑफ कर रही थी तो भारत के वायुसेना चीफ लगातार अपनी नजर बनाए हुए थे। इतना ही नहीं, 2 राफेल विमान बिहार और झारखंड की सीमा से टेक ऑफ कर चुके थे। फिर जैसे ही भारतीय सीमा के अंदर एक सेफ लोकेशन पर पहुंचते हैं, वो स्कॉट चला गया। भारत में लैंड करते ही उनकी मुलाकात भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से हुई। दोनों के बीच 1.5 घंटे तक लंबी बातचीत हुई। इसके अलावा भारत सरकार का विदेश मंत्रालय हर एक गतिविधियों को लगातार मॉनिटर कर रहा था। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं जब शेख हसीना के मुश्किल वक्त में भारत बड़ा सहारा बनकर सामने आया है। आज से 1.5 दशक पहले तो भारतीय सेना शेख हसीना को बचाने के लिए बांग्लादेश में घुसने की तैयारी कर चुकी थी। 26 फरवरी 2009 को शाम के वक्त कमलदीप सिंह संधू अपना काम में लगे थे, तभी एक कोड एक्टिव हुआ। ऑर्डर हुआ पैराट्रूप की एक पूरी बटालियन को तैयार किया जाए। पश्चिम बंगाल के कलईकुंडा एयरबेस स्टेशन पर 1000 से ज्यादा भारतीय पैराट्रूपर ला दिए गए। सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। जोरहाट और अगरतला में भी कुछ ऐसा ही माहौल था, यानी बांग्लादेश को पूरी तरह से घेरने की तैयारी हो गई थी। ये सारी तैयारी बांग्लादेश को लेकर हो रही थी। बांग्लादेश के पैरामिलिट्री फोर्स BDR ने विद्रोह कर दिया था। भारत की योजना थी भारतीय सैनिक बांग्लादेश में तीनों तरफ से प्रवेश करेंगे और ढाका के जिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तेजगांव एयरपोर्ट पर कब्जा कर लेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री के आवास गण भवन पर कब्जा करेंगे और हसीना को सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। सेना की तैयारी के साथ ही भारत डिप्लोमेटिक स्तर पर भी स्थिति मजबूत करने में लगा था। भारत के तत्कालीन विदेश सचिव शिवशंकर मेनन ने अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और चीन के राजनयिकों से संपर्क किया, उनसे हसीना को समर्थन देने की अपील की। लेकिन फिर अचानक भारत ने बांग्लादेश में हस्तक्षेप नहीं किया। अब यह सवाल कि आखिर भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया। अविनाश पालीवाल ने अपनी किताब इंडियाज नियर ईस्ट ए न्यू हिस्ट्री में बताया कि भारत ने बांग्लादेश में सैन्य हस्तक्षेप करने का फैसला इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे बांग्लादेश की संप्रभुता को ठेस पहुंचती। इसके साथ ही भारत की छवि को भी नुकसान होता। इसके अलावा मौके की ताक में बैठे पाकिस्तान को भारत विरोधी एजेंडे को चलाने का अवसर मिल जाता। वैसे भारत के हस्तक्षेप से बांग्लादेश का इतिहास पूरी तरह से बदल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी भारत ने हसीना को बचाने के लिए बल प्रयोग करने की धमकी देकर वहां की सेना को इतना कमजोर कर दिया कि हसीना अपने विरोधियों का सामना करने के लिए स्वतंत्र हो गई। बांग्लादेश चुनाव में धांधली के आरोप। साल 2018 में मुख्य विपक्षी पार्टी BNP की नेता खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के आरोप में 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इसके थोड़े समय बाद आम चुनाव में कुल 300 सीटों में आवामी लीग को 257 सीटें मिली, जबकि विपक्ष 26 सीटों पर सिमट गया। 7 जनवरी 2024 को हुए आम चुनाव में शेख हसीना को पता था कि उसका स्वरूप पिछले 3 चुनावों जैसा नहीं है। विपक्ष के 20 से 25 हजार नेता कार्यकर्ता 2023 में हुए आंदोलन के दौरान जेल में गए। उनकी ओर से चुनाव का बायकॉट किया गया, लेकिन वो लोग वोट देने आए। इसके लिए आवामी लीग की ओर से बात फैलाई गई कि जो भी वोट नहीं डालेगा उसे कार्ड पर मिलने वाली कोई भी सरकारी सहायता आगे नहीं मिलेगी। इसके बाद भी वोटिंग बंद होने तक 28% लोगों ने मतदान किया। बाद में चुनाव आयोग की खींचतान के बाद इसे 40% बताया गया। कोटा को लेकर शुरू हुआ बवाल। अभी वाले बवाल की शुरुआत जून में हुई, जब एक
हाईकोर्ट ने 2018 में रद्द किए गए विवादास्पद कोटा सिस्टम को बहाल कर दिया। यह कोर्ट का फैसला था जिसमें सरकार हाथ खींच सकती थी, लेकिन शेख हसीना ने आंदोलन कर छात्रों और रजाकारों आतंकवादी घोषित कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए आरक्षण को 79% पर ला दिया। इसके बाद तक बात इतनी बढ़ चुकी थी कि मामला सरकार से माफी की मांग पर आ गया। 15 साल का शासन कैसे एक झटके में फिसल गया। शेख हसीना पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बनी, फिर 2018 में वापस लौटी और इस पद पर 5 अगस्त तक रही। 15 अगस्त 1975 को उनके पिता और बांग्लादेश के पहले नेता शेख मुजीबुर रहमान की एक सैन्य तख्तापलट में हत्या कर दी गई थी। उस रात 28 साल की हसीना अपनी छोटी बहन के साथ जर्मनी में थी। हसीना वर्षों तक भारत में निर्वासन में रही, फिर बांग्लादेश वापस चली गई और आवामी लीग अपने हाथ में ले ली। सैन्य शासकों ने उन्हें 1980 के दशक तक नजरबंद रखा था। 1996 के आम चुनाव के बाद वो पहली बार प्रधानमंत्री बनी। हसीना और बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया के बीच सत्ता संघर्ष चला। 2001 में हसीना हारी और विपक्षी नेता बन गई। 2008 में फिर चुनी गई और देश की इकोनॉमी इंफ्रा प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। 2024 के चुनाव में हेरफेर के आरोप भी लगे। छात्रों के प्रदर्शन के चलते सत्ता गंवाई। फिर एक बार भारत का सहारा। एक बार फिर से शेख हसीना ने इस संकट का समाधान भारत के अपने गहरे रिश्तों में खोजने की कोशिश की है। वैसे शेख हसीना को लेकर विदेश मंत्री ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन यह जरूर साफ कर दिया कि आगे की रणनीति तय करने के लिए भारत सरकार उन्हें समय देगी। भारत के सामने उन्हें लेकर दोहरी चुनौती है। बांग्लादेश की नई रणनीतिक हकीकत के मद्देनजर वह हसीना के अलोकप्रिय छवि से खुद को बचा कर रखना चाहेगा। चाहे साथ ही हसीना के साथ अच्छे संबंध के मद्देनजर उनके मदद मांगने जाने पर मददगार पड़ोसी का रोल भी निभाना है। ऐसे में भारत इन दोनों मसलों को लेकर संतुलन बरतना चाहता है। यही वजह है कि भारत बेहद संवेदनशीलता के साथ फूक फूक का कदम रखने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेशी सेना के प्रमुख ने अंतरिम सरकार के गठन की बात कही है। इस बीच पूर्व पीएम खालिदा जिया की रिहाई के आदेश भी दे दिए गए हैं। खालिदा को चीन और पाकिस्तान समर्थक माना जाता है। हालांकि बांग्लादेश में जो भी सरकार आती है, भारत को उसके साथ रिश्ते आगे बढ़ाने हैं। तो आज हमने आपको बांग्लादेश के हालात की कहानी बताई। आज के लिए दे इजाजत। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।